हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं जीएसटी और जीएसटी के अंदर आज हम चैप्टर नंबर स्टार्ट कर रहे हैं 7। चैप्टर नंबर 7 जो है उसका नाम है टाइम ऑफ सप्लाई। तो आप लोग फटाफट से मुझे थम्स अप भेज दीजिए कि मेरी जो ऑडियो वीडियो है वो ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर हम इसको जो है स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, टाइम ऑफ सप्लाई को। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है। और टाइम ऑफ सप्लाई जिसको शॉर्ट में हम टीओएस बोलते हैं। ठीक है, थम्स अप भेज दीजिए जल्दी जल्दी सब जने। इससे पहले एक चैप्टर हमने और किया था, दैट इज वो चैप्टर था हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। आपको याद हो, प्लेस ऑफ सप्लाई, उसको हम शॉर्ट में बोलते थे पीओएस। आगे जाके एक चैप्टर और करेंगे हम, वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, वो भी करेंगे। बट अभी ये दो चैप्टर, ये चैप्टर नंबर 5 मैंने आपको करवाया था और ये चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, अब यहां पर इन दोनों में मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस बता दूंगा ना, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको इस चैप्टर में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वाला चैप्टर हम कर चुके हैं ना, चैप्टर नंबर 5 हमने कर लिया, ये आज हम कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 5 मैंने करवाया था, आपने अगर वो देखा हो तो आपको पता होगा। अच्छा, थम्स अप आ गए, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। मतलब आवाज वगैरह एकदम ओके है, दमदार है, ऑडियो भी ठीक है, ओके, वीडियो भी ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई था और यहां पर टाइम ऑफ सप्लाई है। बात तो सप्लाई की चल रही, देखो यहां पर भी सप्लाई, यहां पर भी सप्लाई। यहां सप्लाई के प्लेस, सप्लाई का स्थान क्या होगा और यहां सप्लाई का टाइम क्या होगा। उससे पहले हम सप्लाई क्या होती है वो भी समझा था। अगर आप कंटिन्यू लेक्चर सारे देख रहे हैं ना तो कनेक्ट कर पाएंगे आप। तो प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर ये था कि भाई आप कोई भी गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहे हो, सप्लाई में फिर क्या होता है, गुड्स भी आ जाता है, सर्विस भी आ जाता है। वो आप अगर सप्लाई कर रहे हो तो उसका जगह कौन सी होगी। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, इंटरस्टेट भी हो सकता है, इंट्रास्टेट भी हो सकता है। जगह कौन सी होगी वो डिपेंड करता था। आपको याद हो, पीओएस के अंदर मैंने प्लेस ऑफ सप्लाई में बताया था कि भाई जहां पर अल्टीमेट कंजम्पशन होता है वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है। कंजम्पशन राजस्थान में हो रहा है तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, गुजरात में हो रहा है तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। कुछ एक्सेप्शंस जरूर थे, वो पूरे चैप्टर में डिटेल में बताया था, लेकिन मेन ये बताया था प्लेस ऑफ सप्लाई वो होता है जहां पर कंजम्पशन होता है। और जब हम जहां पर कंजम्पशन होता है उसको हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यहां पर कौन सा टैक्स लगना है। आईजीएसटी लगना है, सीजीएसटी लगना है, एसजीएसटी लगना है, और कौन सी गवर्नमेंट को वो टैक्स जमा कराना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो टाइप्स ऑफ टैक्स कौन सा लगना है जीएसटी के अंदर, वो आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट वाला टैक्स, या दोनों का, वो हमें पता लगता था प्लेस ऑफ सप्लाई से। ठीक है सर, ओके। अब ये तो पता लग गया कि कौन सा टैक्स लगाना है, आईजीएसटी लगाना है, सीजीएसटी लगाना है, एसजीएसटी लगाना है, ये हमें प्लेस ऑफ सप्लाई से पता लग जाता था। तो अब टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? अब भैया ये देखना पड़ेगा कि ये जो टैक्स है, जो आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, जो आपको प्लेस डिसाइड करने से आपको पता लग गया कि ये वाला इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट वाला टैक्स लगना है। अब ये टैक्स कब लगना है, इसकी ड्यू डेट क्या हो, टैक्स कब लगाना है, कौन सा लगना है, कौन सा टैक्स लगाना है, प्लेस ऑफ सप्लाई। कब लगाना है, टाइम ऑफ सप्लाई। भाई कौन सा टैक्स लगेगा तो भाई आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, कब टैक्स लगेगा तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। ओके, ठीक है। तो सर ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई पे हमें टैक्स लगाना है, लेकिन ये टाइम ऑफ सप्लाई जो है ये डिसाइड करने के प्रोविजंस क्या है, कब मानेंगे कि सप्लाई का टाइम है। क्या जब कोई एडवांस में पेमेंट आ रहा है, कस्टमर एडवांस में पैसा दे रहा है हमको किसी गुड्स को या सर्विस को परचेज करने का, क्या उसको टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे? या उसने ऑर्डर दे दिया है, क्या उसको टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे? या जब हम उसको गुड्स जो है डिलीवर कर रहे हैं वो टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा? या फिर उसने पेमेंट कर दिया हमको, वो टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा? या जिस दिन हम इनवॉइस यानी कि बिल बनाएंगे वो टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा? कौन सी डेट जो है वो टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी? क्योंकि अब अगर हमें टाइम ऑफ सप्लाई पता चल गया तो उस दिन से जीएसटी ड्यू हो जाएगा, क्योंकि वो जीएसटी हमें प्राप्त जब होगा तो टाइम ऑफ सप्लाई के दिन वो जीएसटी ड्यू हो जाएगा और हमें वो गवर्नमेंट को जमा भी तो कराना है। वही अगर हम वेंडर हैं, जैसे आपने मुझसे कोई जैसे जीएसटी का कोर्स परचेज कर लिया मुझसे, तो वो जीएसटी का कोर्स जो परचेज किया है उसमें मैंने आपसे फीस भी ली और जीएसटी भी ली है। फीस तो मेरे पास रखूंगा, जीएसटी तो मुझे गवर्नमेंट को जमा कराना है ना।
तो गवर्नमेंट को जमा कराना ये तो ठीक है, लेकिन वो जीएसटी की ड्यू डेट क्या होगी, किस दिन माना जाएगा कि इस दिन जो है भैया जीएसटी की ड्यू डेट है, दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, इसको मैं आपको अच्छे से पढ़ाता हूं। देखिए मीनिंग समझते हैं सबसे पहले टाइम ऑफ सप्लाई का। टीओएस बोलूंगा मैं शॉर्ट में इसको। टाइम ऑफ सप्लाई मतलब पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन जीएसटी लायबिलिटी अराइज। पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब वो पॉइंट जिस दिन जीएसटी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी, जीएसटी ड्यू हो जाएगी, दैट इज पॉइंट ऑफ टाइम, और उसी पॉइंट ऑफ टाइम को हम टाइम ऑफ सप्लाई बोलते हैं। जीएसटी इज पेएबल, जीएसटी पे करनी है, नॉट व्हेन पेमेंट रिसीव्ड। ये जरूरी नहीं है कि हमें सामने वाले कस्टमर ने पेमेंट कर दिया हमारे जो गुड्स या प्रोडक्ट है उसका, उसके साथ में जीएसटी का, तो क्या पेमेंट आ गया, क्या जीएसटी लायबिलिटी अराइज हो गई, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये जरूरी नहीं। जीएसटी पेएबल नॉट व्हेन पेमेंट रिसीव्ड, ऐसा थोड़ी है कि कस्टमर हमें पैसे देगा तब हम जीएसटी जमा कराएंगे। जैसे आज मैंने गुड्स, फॉर एग्जांपल की कोई शॉपकीपर है, वेंडर है, उसने गुड्स बेच दिया उधार, अब वो कस्टमर पैसे देगा 1 साल बाद में, मान लेते हैं 2 महीने बाद में या 4 महीने बाद में, और तब वो जीएसटी का भी पैसा देगा, माल का भी पैसा देगा। तो क्या जीएसटी 4 महीने बाद में, साल भर बाद रिसीव होगी तब गवर्नमेंट को जमा कराऊंगा? ऐसा नहीं हो सकता भैया। ऐसे तो सब उधारी पे मामला चलता रहेगा, गवर्नमेंट के पास तो कलेक्शन ही नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है कि जब पेमेंट आएगा तब जीएसटी जमा कराना है गवर्नमेंट को, या तब जीएसटी ड्यू होगा या लायबिलिटी बनेगी। ओके, तो जीएसटी इज पेएबल नॉट व्हेन पेमेंट रिसीव्ड। गवर्नमेंट को ये नहीं बोलेंगे कि जीएसटी जब मिलेगी कस्टमर से तब आपको पे कर देंगे, ऐसा नहीं होता है ना। जीएसटी पेएबल तब होती है बट व्हेन टाइम ऑफ सप्लाई अकर, जब टाइम ऑफ सप्लाई अकर हो जाता है उस दिन लायबिलिटी अराइज हो जाती है जीएसटी की, और फिर गवर्नमेंट जो ड्यू डेट बोलेगी उस डेट को हमें जीएसटी गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई कब अकर होगी, ये है मेन चीज कि भैया जब कोई भी सेल का या सर्विसेज को सप्लाई कर रहे हैं या कोई गुड सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वहां पर जिस जो एग्रीमेंट की डेट होगी क्या हम उसको टाइम ऑफ सप्लाई माने, जिस दिन डिस्पैच होगा गुड्स क्या उसको टाइम ऑफ सप्लाई माने, जिस दिन गुड्स कस्टमर को डिलीवर होगा क्या उसको टाइम ऑफ सप्लाई माने, जिस दिन बिल काटा जाएगा, इनवॉइस काट के कस्टमर को दिया जाएगा क्या उस दिन को टाइम ऑफ सप्लाई माने, या कस्टमर जिस दिन पेमेंट करेगा, हो सकता है एडवांस में पेमेंट कर दे, हो सकता है जिस दिन एग्रीमेंट हुआ उस दिन पेमेंट कर दे, हो सकता है डिस्पैच डिलीवरी या इनवॉइस के दिन पेमेंट कर दे, हो सकता है उधारी चल रही हो जिसके बाद 2 महीने बाद पेमेंट करें, क्या वो पेमेंट की डेट जो है वो टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी? किसको मानेंगे टाइम ऑफ सप्लाई, किस इवेंट को हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे, और उस इवेंट को जीएसटी जो है वो लायबिलिटी बनेगी। एग्जैक्टली व्हेन जीएसटी इज पेएबल, कब जीएसटी पेएबल होगा? तो इसका आंसर सिंपल है, टाइम ऑफ सप्लाई के जो प्रोविजंस है वो आपको बताएंगे कि कब एग्रीमेंट की डेट को टाइम ऑफ सप्लाई मानना है, डिस्पैच डिलीवरी इनवॉइस पेमेंट, इन ये जो भी जब भी सेल परचेज करते हैं ना तो सब ये कुछ होता है, तो कौन सी डेट को हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे ये हमें प्रोविजंस बताएंगे इस चैप्टर के। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट 2 चैप्टर है, 2 प्रोविजंस है। सेक्शन नंबर 12 है जो गुड्स पे लगता है, सेक्शन नंबर 13 है जो कि सर्विसेज पे लगता है। ओके जी, तो यही बताता है यहां पर हमारा टाइम ऑफ सप्लाई की व्हेन टैक्स लायबिलिटीज अराइज, टैक्स लायबिलिटी कब अराइज होगी, इन विच रिटर्न जीएसटी पेएबल, और कौन से रिटर्न के साथ में जीएसटी पे करना है, क्वार्टरली, मंथली रिटर्न के साथ या ईयरली रिटर्न के साथ। टाइम ऑफ सप्लाई 25 मई हो सकता है, जीएसटी पेएबल हो सकता है 20 जून हो, दोनों अलग हो सकता है ना, लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई में जीएसटी की लायबिलिटी अराइज हो जाती है। ओके ठीक, अब हमें जो गुड्स के प्रोविजन है सेक्शन नंबर 12 और सर्विसेज के प्रोविजन है सेक्शन नंबर 13, जो हमें टाइम ऑफ सप्लाई बताएंगे गुड्स या सर्विसेज की, उससे पहले 2 कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। एक होता है फॉरवर्ड चार्ज जीएसटी और एक होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर जीएसटी। जब भी कोई गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई होती है तो 2 पार्टीज होती है, एक सप्लायर होता है, एक रिसिपिएंट होता है। जैसे मैं गुड्स आप कोई कोर्स आपको स्टूडेंट को सेल कर रहा हूं तो मैं सप्लायर हो गया, आप रिसिपिएंट हो गए। तो कोई गुड्स बेच रहा है वो सप्लायर हो गया, जो गुड्स रिसीव कर रहा है, जो गुड्स को कंज्यूम करेगा दैट इज रिसिपिएंट। जो बेच रहा है वो सप्लायर, जो खरीद रहा है वो रिसिपिएंट। तो फॉरवर्ड चार्ज में क्या होता है, फॉरवर्ड चार्ज की बात कर रहा हूं, उसमें जो सप्लायर होता है वो रिसिपिएंट से अपना प्रोडक्ट या सर्विस का पैसा और जीएसटी का पैसा लेता है और गवर्नमेंट को जमा कराता है, सप्लायर, दुकानदार, वेंडर यानी मैं।
और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, सप्लायर जो है ना वो रिसिपिएंट से जीएसटी लेता ही नहीं है, वो अपने ओनली गुड्स या प्रोडक्ट का पैसा ही लेता है। रिसिपिएंट जो जीएसटी का पैसा है वो डायरेक्ट जाके गवर्नमेंट को जमा कराता है, दैट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मैंने पढ़ाया भी है पिछले प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। ओके, तो यहां पर वही लिखा हुआ है। फॉरवर्ड चार्ज में क्या होता है, सप्लायर को टैक्स पे करना पड़ता है, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो रिसिपिएंट होता है उसको टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। अब आ जाते हैं हम टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स। गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, सेक्शन नंबर 12, फिर सेक्शन नंबर 13 करेंगे, वो होगा टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। तो गुड्स को देख लेते हैं। गुड्स में अगर फॉरवर्ड चार्ज हो तो यानी कि जब सप्लायर जो है वो रिसिपिएंट से जीएसटी ले रहा है, गवर्नमेंट को जमा करा रहा है, तो उस केस के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, किस दिन लायबिलिटी अराइज मानी जाएगी जीएसटी की। तो दो चीजें हैं, एक तो है टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, दोनों में से जल्दी होगा, इन दोनों में से वो डेट टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। अर्लियर कौन सा, एक तो डेट ऑफ इनवॉइस और एक ले लो डेट ऑफ पेमेंट। इन दोनों में से जो जल्दी होगा, फिर मैं आपको डेट ऑफ इनवॉइस अलग से समझाऊंगा, पहले इन दोनों को समझो। जैसे डेट ऑफ इनवॉइस जो है फॉर एग्जांपल के लिए है वो है 15 मार्च, और डेट ऑफ पेमेंट जो है वो 20 मार्च। दोनों में से जल्दी क्या है, 15 मार्च। तो 15 मार्च जो है वो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। यानी कि एग्रीमेंट, एडवांस पेमेंट वगैरह उस पर हम नहीं जा रहे, ठीक है। वैसे पेमेंट पे जा ही रहे हैं, अगर एडवांस में पेमेंट आ गया, मतलब इनवॉइस से पहले पेमेंट आ गया, तो ये डेट हो जाएगी आपकी टाइम ऑफ सप्लाई की। डिस्पैच डिलीवरी पे नहीं जा रहे हैं यहाँ पर गुड्स के केस में, वो भी फॉरवर्ड चार्ज के केस में, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब इसमें एक चीज और है, ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ना आपका, ये वाला, इसमें देखिए डेट ऑफ इनवॉइस जो है ना वो देखना है, और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ये भी देखना है। इन दोनों में से जो जल्दी होगा ना वो फर्स्ट पॉइंट का आंसर होगा, फिर उसको इससे देखेंगे अर्ली कौन सा है। जैसे आपका डेट ऑफ इनवॉइस है 15 मार्च, लेकिन इनवॉइस इशू करने की जो लास्ट डेट थी, बिल बनाने की जो लास्ट डेट थी वो थी 10 मार्च। अब सर लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या है, सेक्शन नंबर 31 लगता है इसके ऊपर, कि जिस दिन आप गुड्स डिलीवर करोगे ना उससे पहले आपको इनवॉइस बना देना है, बिल बना देना है भैया। बिना बिल बने हुए कोई भी गुड्स डिलीवर नहीं कर सकते आप कस्टमर को। आप गुड्स ऐसे ये गुड्स ले जाओ बाद में बिल दे देंगे, वो नहीं हो सकता जीएसटी के अंदर में। अगर गुड्स डिलीवर होगा तो उससे पहले या उस दिन आपको इनवॉइस बनाना पड़ेगा। तो गुड्स जो है वो डिलीवर कब हुआ, 10 मार्च को, तो आपको इनवॉइस जो है, बिल जो है 10 मार्च या उससे पहले बना लेना चाहिए था, लेकिन आपने बिल कब बनाया, 15 मार्च को। तो इन दोनों में से जल्दी डेट कौन सी है, जिस दिन आपने इनवॉइस बनाया वो, या जो लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस थी वो, दोनों में से जो जल्दी डेट है वो कौन सी है, 10 मार्च। तो इस केस के अंदर 10 मार्च जो है हमारी इनवॉइस की डेट मानी जाएगी। और सामने वाले ने पेमेंट कब किया हमको मान लेते हैं, वो पेमेंट किया फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है, वो किया 20 मार्च को, तो 20 मार्च ये हो गया। अब इन दोनों में से जल्दी कौन सा है, 10 मार्च, तो दैट इज द डेट ऑफ इनवॉइस, वो आपकी डेट ऑफ इनवॉइस मानी जाएगी। तो जब भी गुड्स के केस में आप वो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, 10 मार्च जो है वो आपकी टीओएस माना जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा, सॉरी, ठीक है। अब टाइम ऑफ सप्लाई आपको कैलकुलेट करनी हो वो भी गुड्स के केस में, और फॉरवर्ड चार्ज है, यानी कि सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, तो उस केस के अंदर आपको सबसे पहले डेट ऑफ इनवॉइस डिसाइड करनी पड़ेगी। और डेट ऑफ इनवॉइस में क्या होगा, जिस दिन इनवॉइस की डेट है, डेट ऑफ इनवॉइस एंड लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, इन दोनों में से जो जल्दी हो। और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस कौन सी होती है, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस वो डेट होती है जिस दिन गुड्स डिलीवर हो रहा है, वो डेट या उससे पहले आपको बिल काट देना है। तो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ इनवॉइस, इन दोनों में से जो जल्दी हो वो ले लो, और फिर डेट ऑफ पेमेंट ले लो। अब इन दोनों में से जो जल्दी हो दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई, वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ओके, आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अब जो मैंने पढ़ाया थोड़ा बहुत वो यहां देखिए, बट प्रैक्टिकली रूल क्या है, एज पर नोटिफिकेशन जीएसटी नॉट पेबल ऑन एडवांस फॉर गुड्स, जीएसटी इज पेबल ओनली ऑन इनवॉइस। अधिकतर यही होता है, एडवांस में कभी भी जीएसटी कोई पे नहीं होता है गुड्स पर, जीएसटी अधिकतर इनवॉइस पे ही पे होता है, तो इसलिए इनवॉइस डेट ही मानी जाती है। इनवॉइस टाइमिंग जो है ना वो क्या है कि भाई
जिस दिन इनवॉइस की टाइमिंग मतलब लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगी, तो रिमूवल ऑफ गुड्स और डिलीवरी इन दोनों में से जो पहले होगा वो आपकी लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस मानी जाएगी, बता चुका हूं। एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, फिर आप चाहो तो कर सकते हो। जैसे ऑर्डर आया 1 जनवरी को, एडवांस पैसा मिला 1 जनवरी को 50,000 रुपए, गुड्स डिलीवर किया 12 जनवरी को, इनवॉइस है 10 जनवरी को। हमको दो चीजें देखनी है, एक पेमेंट की देख ले, एक तो आप गुड्स डिलीवर कब कर रहे हो, देखो डेट ऑफ इनवॉइस और गुड्स डिलीवर इन दोनों में देखो जो अर्लियर हो। गुड्स डिलीवर डेट पता है क्या, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, और ये डेट ऑफ इनवॉइस। अब इन दोनों में से जल्दी कौन सा है, विच एवर अर्लियर, 10 जनवरी। क्या है, 10 जनवरी। और आपका डेट ऑफ पेमेंट क्या है, अब उसने कुछ पैसा एडवांस जरूर दिया है, 1 जनवरी को दिया है, तो उस हिसाब से 1 जनवरी हो जाएगा। पर प्रैक्टिकली क्या होता है, आपका 10 जनवरी ही टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। एडवांस को अधिकतर हम जो क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। एडवांस को इग्नोर जो करते हैं ना, उस केस में एक था कि भाई 1000 रुपीज तक का अगर आप कोई गुड्स या सर्विस सेल कर रहे हो तो आप पेमेंट डेट को इग्नोर कर दो, इनवॉइस डेट ले लो। ओके जी, ठीक। अब आ जाते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम पर आ जाते हैं। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है कि जो रिसिपिएंट है वो खुद डायरेक्टली जाके गवर्नमेंट को जीएसटी जमा कराएगा, हम सप्लायर नहीं कराएंगे। तो इस केस के अंदर आपका जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो माना जाएगा अर्लीस्ट ऑफ क्या, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, जिस दिन आप गुड्स रिसीव कर रहे हो वो डेट, जिस दिन डेट ऑफ पेमेंट है वो डेट, और 30th डे फ्रॉम इनवॉइस, जो इनवॉइस की डेट है जिस दिन इनवॉइस आपने कट किया उससे 30 दिन और जोड़ लो, यानी कि उसके अगला दिन 30 दिन बाद का। इन तीनों में से जो डेट अर्ली होगी वो आपकी मानी जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई। इन केस ऑफ आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसमें रिसिपिएंट गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराता है। अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं हो तो जो जिस दिन एंट्री हुई है बुक्स में वो डेट मानी जाएगी आपकी। जैसे देखिए यहां पर 1 मई जो आपकी इनवॉइस की डेट है, गुड्स रिसीव्ड हुआ 10 मई को, पेमेंट हुआ 25 मई को, तो 1 मई में आपको पता है 30 दिन आपको और जोड़ने हैं, तो 31 के बाद में अगला दिन यानी कि 1 जून, दैट इज आपकी इनवॉइस डेट। गुड्स रिसीव हुआ 10 मई को, पेमेंट हुआ 25 मई को। अब इन तीनों में से जल्दी क्या है, वो तो 10 मई है, यानी कि गुड्स रिसीव वाली डेट है, तो 10 मई आपका टाइम ऑफ सप्लाई टीओएस माना जाएगा। आरसीएम में हमेशा अर्लीस्ट रूल एप्लीकेबल होता है। गुड्स के केस में सेक्शन नंबर 12 के अंदर हमने फॉरवर्ड चार्ज देखा, आरसीएम के अंदर देखा टाइम ऑफ सप्लाई। अब देखते हैं हमारा टाइम ऑफ सप्लाई 10 मई हो गया। अब हमारा है नेक्स्ट वाउचर्स, सेक्शन नंबर 12 के अंदर सी पॉइंट। वाउचर्स क्या होते हैं, व्हाट इज वाउचर्स, सबसे पहले ये समझते हैं सर, फिर देखते हैं कि वाउचर्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा। वाउचर्स का मतलब हो गया कोई कूपन है, कोई टोकन है, कोई प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है, दैट कैन बी यूज्ड बाय गुड्स एंड सर्विसेज। आपके पास में कोई गिफ्ट वाउचर पड़ा है, आपके पास में जो है पिज्जा कूपन पड़ा है, जिससे आप वो पिज्जा जो शॉप है उस पे जाके आप वो कूपन देंगे तो उसके बदले में आपको एक पिज्जा मिल जाएगा, दैट इज कूपन्स एंड टोकन्स। ओके, दैट इज वाउचर्स। और वाउचर्स के केस में सर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, जैसे अमेजन गिफ्ट कार्ड हो गया, पिज्जा कूपन हो गया, शॉपिंग वाउचर्स हो गए, तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा। इस केस में सप्लाई जो है वो डिपेंड करती है कि आपके पास जो वाउचर्स है वो आइडेंटिबल है या नॉन आइडेंटिफाइबल है, आइडेंटिफिबल है या नॉन आइडेंटिफिबल है। आइडेंटिफिबल का मतलब जैसे आपको पता है कि ये जो कूपन है इसके बदले मुझे एक पिज्जा मिलेगा, तो आपको पता है इस कूपन के बदले में आपको क्या मिलेगा, दैट इज आइडेंटिफिबल वाउचर। नॉट आइडेंटिफिबल का मतलब बस वो 50 रुपए का वाउचर है, उसके बदले में आप कुछ भी मार्केट में जाके ले सकते हो, दैट इज नॉन आइडेंटिफिबल वाउचर्स। जो आइडेंटिफिबल वाउचर्स होते हैं उस केस में जो वाउचर को इशू करने की डेट है वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। और नॉट आइडेंटिफिबल जो कूपन होते हैं जिसके बदले में पता नहीं है कि आप कुछ भी खरीद सकते हो, तो उस डेट में जिस दिन आप उस कूपन का यूज करोगे, रिडम्पशन डेट होगी, वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ओके, है ना। जैसे डू वी नो व्हाट विल बी परचेज, अगर आपको ये पता हो तो वीजा कूपन फॉर पिज्जा कूपन फॉर 1 पिज्जा ओनली, तो इस केस में हमें पता है, तो आइडेंटिफिबल ये वाउचर हो गया। इसमें डेट ऑफ इशू जो है वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। आपके पास अमेजन का गिफ्ट कार्ड पड़ा है 1000 रुपीज का, एक कूपन पड़ा है,
तो आप उस 1000 के बदले में कुछ भी परचेज कर सकते हो। तो जब परचेज करोगे, जब उस कूपन को यूज करोगे, दैट डेट यानी कि डेट ऑफ रिडम्पशन या जिस दिन आप यूज कर रहे हो वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो आइडेंटिफिएबल है तो इशू डेट, नॉट आइडेंटिफिएबल है तो रिडम्पशन डेट। रेजिडुअल केसेस का मतलब गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई का हम कर रहे हैं, टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर गुड्स का केस कर रहे हैं और उसके अंदर हमने फॉरवर्ड चार्ज देख लिया, आरसीएम देख लिया, वाउचर्स देख लिया, अब रेजिडियल वैल्यू, रेजिडियल्स के अंदर क्या है, मतलब ऊपर जितने भी केस है वो उनसे भी कोई बाहर का केस है जो उनमें कवर नहीं है वो यहां होगा। इस दिन क्या होगा, व्हेन नन ऑफ द रूल्स अप्लाई, जिस दिन कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा, जब उस केस के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी आपकी डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, जिस दिन आप रिटर्न फाइल कर रहे हो वो डेट ले लो। अगर वो नहीं है तो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ले लो, जिस दिन टैक्स का पेमेंट किया जाएगा वो डेट ले लो। मतलब जीएसटी के रिटर्न तो गवर्नमेंट को जमा कराने ही पड़ते हैं ना, तो वो डेट ले लो, वो नहीं है तो पेमेंट की डेट ले लो, टैक्स पेमेंट की डेट ले लो। तो इन दोनों में से जो भी डेट आपके पास अवेलेबल है उस दिन आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ये तब होता है जब आपको इनवॉइस, पेमेंट, क्लियर सिचुएशन नहीं होती है, तो उस केस के अंदर ये रूल एप्लीकेबल हो जाता है टाइम ऑफ सप्लाई के लिए। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर लास्ट टॉपिक है हमारा, फॉरवर्ड चार्ज कर लिया, आरसीएम कर लिया आपने, फिर हमने आरसीएम के बाद में आपका ये भी तो कर लिया, क्या बोलते हैं इसको, हाँ वाउचर्स, वाउचर्स के बाद में रेजिडियल केसेस, और अब हमारा आ रहा है इंटरेस्ट, लेट फी एंड पेनल्टी। इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, तो डेट ऑफ रिसिप्ट, जिस दिन आप इंटरेस्ट, पेनल्टी रिसीव करोगे वो डेट आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। सर कोई केस बताओ। देखिए जैसे सेल करी आपने 1 जनवरी को, पेमेंट आपको डिले हो गया जिस वजह से इंटरेस्ट, उस पेमेंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला 1 मार्च को, तो 1 मार्च आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा उस इंटरेस्ट का जो आपको लेट पेमेंट की वजह से मिला है। दीज आर एक्स्ट्रा चार्जेस, सो टैक्स ओनली व्हेन मनी रिसीव्ड। ये कर लिया हमने टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स सेक्शन नंबर 12। अब कर रहे हैं हम टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज सेक्शन नंबर 13। फॉरवर्ड चार्ज देखते हैं। सर उसमें तो फॉरवर्ड चार्ज में क्या था, इनवॉइस डेट या लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, उन दोनों में से जल्दी हो, और फिर पेमेंट डेट, पेमेंट रिसीव की डेट, इन दोनों में से जो जल्दी हो वो हमने किया था फॉरवर्ड चार्ज के अंदर इन केस ऑफ गुड्स। इन केस ऑफ सर्विस के अंदर बताया क्या है, सर्विस के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा जो इन दोनों में जल्दी हो। क्या, अगर आपका जो इनवॉइस है ऑन टाइम इशू किया गया है तो इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट, इन दोनों में से जो जल्दी हो। अगर आपका इनवॉइस जो टाइम पे इशू नहीं किया गया है तो फिर आपका पेमेंट डेट छोड़ो, डेट ऑफ सर्विस जिस दिन आप सर्विस दे रहे हो, और पेमेंट डेट, इन दोनों में से जो जल्दी हो। अगर ये दोनों ही एप्लीकेबल नहीं होते हैं तो जिस दिन आप बुक्स के अंदर एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो वो डेट आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। सर्विस डेट 10 सितंबर है, इनवॉइस डेट 20 सितंबर है, पेमेंट है 5, दोनों इनवॉइस और पेमेंट अवेलेबल है तो इस केस में 20 सितंबर हो जाएगा। इनवॉइस या पेमेंट इन दोनों में से गायब हो जाए तो सर्विस डेट हम ले लेंगे। ओके, जैसे है ना, ओके। जैसे सर्विस है 10 सितंबर, इनवॉइस है आपका 30 अक्टूबर लेकिन लेट है तो पेमेंट है 5 अक्टूबर, तो इन दोनों में देखेंगे पेमेंट और सर्विस, और इनमें 10 सितंबर है तो 10 सितंबर ले लेंगे। ये फॉरवर्ड केस है। आरसीएम के अंदर क्या होगा, आरसीएम के अंदर देखिए क्या होगा, 2 चीजें लेनी है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सर्विस के केस में डेट ऑफ पेमेंट ले लो और वहां 30 डेज थे या 60 डेज फ्रॉम इनवॉइस लेने हैं, बस इतना सा फर्क है और कोई फर्क नहीं। ओके ठीक है, इनवॉइस है 1 मई का तो यहां से 60 दिन लेने हैं, तो मई के 30 दिन पूरे गए, जून के 30 दिन पूरे गए, 1 जुलाई और 20 मई, दोनों में से जल्दी क्या 20 मई, तो 20 मई ले लेंगे। वाउचर्स जो है सेम डिटो है गुड्स की तरह, आइडेंटिफिएबल वाउचर्स है तो इशू डेट, और नॉन आइडेंटिफिएबल है तो रिडम्पशन डेट इन केस ऑफ सर्विसेज। रेजिडुअल केस भी सेम है, सेम एज गुड्स, वही सर्विस पे लगेगा, रिटर्न डेट और टैक्स पेमेंट डेट ले लो। इंटरेस्ट और पेमेंट पेनल्टी वगैरह है तो उसमें भी डेट ऑफ रिसीव सेम गुड्स की तरह सर्विसेज में एप्लीकेबल होता है। ठीक जी, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट। प्लीज आप लोग कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिए, है ना, प्लीज कमेंट कर दीजिए, सॉरी चैट के थ्रू बता दीजिए, वही कमेंट ही हो गया एक तरीके का। तो फिर जो है आज का लेक्चर हम एंड करें, बताइए, ठीक है, इजीली समझ में आ गया होगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ओके जी।